चैनल वन न्यूज का खुलासा, ऑपरेशन मेडिकल चल रहा है सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। रिटायर्ड जज करेंगे वॉलमार्ट लॉबिंग मामले की जांच, संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ का लोकसभा में बयान। प्रमोशन में आरक्षण बिल को लेकर बीएसपी मेंबर्स का राज्यसभा में जोरदार हंगामा, सभापति हामिद अंसारी पर भड़की मायावती, गुरुवार तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। सस्ते एलपीजी सिलेंडर के कोटे को बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं, चुनाव आयोग को वीरप्पा मोइली का जवाब, 6 से 9 सिलेंडर बढ़ाने के दिए थे संकेत। शरद पवार को एनडीए में शामिल होने का न्योता, शिवसेना नेता मनोहर जोशी का बयान, एनडीए में शामिल हुए तो पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं पवार। और मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर का निधन, अमेरिका के सैन डिएगो में दी अंतिम सांस, 92 साल के थे पंडित रविशंकर। नमस्कार। देश की सियासत क्या कहती है, आज कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनका सरोकार आपसे है, इन्हीं सवालों के जवाब के साथ मैं नाज शेख हाजिर हूं लेकर हमारी खास पेशकश सियासत। हमारे देश में शायद ही जनहित का कोई ऐसा मुद्दा होगा जिस पर सियासत का रंग न चढ़ा हो। अब एलपीजी सिलेंडर को ही ले लीजिए, कहने को तो ये आपकी हमारी रसोई की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन ये जरूरत पूरी कैसे होगी, ये बड़ा सवाल बन गया है। दरअसल इस सवाल के पीछे भी सही मायनों में सियासत ही है। कैसे, आइए समझते हैं। रियायती दामों पर 6 के बजाय 9 सिलेंडर मिलना सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन फिलहाल ऐसा मुमकिन है या नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि इस मसले पर चुनाव आयोग की तलवार अब लटक चुकी है। दरअसल पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने ऐसे संकेत दिए थे कि अगले साल से ऐसा हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने गुजरात चुनाव का जिक्र करते हुए इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया और चुनाव आयोग ने भी तुरंत पेट्रोलियम मंत्री और उनके मंत्रालय से सवाल भी पूछ डाला। यानी साफ है कि सिलेंडर का कोटा बढ़ाने को लेकर सरकार ने चुनाव के लिए अपने पत्ते तो खोल दिए, लेकिन पेंच चुनाव आचार संहिता पर फंस गया है। चुनाव आयोग ने सवाल दागने के साथ ही इस फैसले को चुनाव होने तक लागू न करने का निर्देश भी दिया है। हालांकि मोइली ने कहा यही था कि कोटा कैबिनेट के फैसले के बाद ही बढ़ेगा, उससे पहले नहीं। आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण का चुनाव 13 दिसंबर को तो दूसरे चरण की वोटिंग 17 दिसंबर को होनी है। ऐसे में बीजेपी पेट्रोलियम मंत्री के इस भरोसे को वोट बटोरने की कवायद ही मान रही है और अपना विरोध भी जता रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ऐसे शिगुफे छोड़कर अपनी इज्जत बचा रही है। हालांकि बीजेपी ने इस मामले पर चुनाव आयोग से कोई औपचारिक शिकायत नहीं की है। चंद मिनटों के अंदर चुनाव आयोग की आपात बैठक में भी बीजेपी का कोई रोल नजर नहीं आया। लेकिन इतना तो जरूर है कि सिलेंडर पर सियासत और सियासी हंगामा फिर से शुरू हो चुका है और जनता को इसी हंगामे के बीच फैसला करना है कि उसका हितैषी कौन है। साथ ही इंतजार भी करना है कि कब उसके घर का चूल्हा रुक रुक कर नहीं बल्कि तेजी से जल उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो सवाल बरकरार है कि क्या आपको और हमें सस्ते सिलेंडर मिल पाएंगे या सियासत के रंग में ये मसला कहीं धूमिल हो जाएगा। इस पर बातचीत करेंगे हम। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे न्यूज हेड डॉक्टर एम रहमतुल्लाह जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर अमरेंद्र राय भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। रहमतुल्लाह जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। सस्ता सिलेंडर एक सपने सा लगता है, ये बात झूठी नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या ऐसा भरोसा देना कि आपको 6 की बजाय 9 सस्ते सिलेंडर मिलेंगे और फिर इसका कहीं दूर खो जाना, चुनाव आयोग की तलवार का लटक जाना, किस तरह से आप इसे देखते हैं?
सिलेंडर एक सपने जैसा ना हो जाए। अब जैसे सरकार ने जब ये फैसला किया था कि सब्सिडी सिलेंडर पर से सब्सिडी हटाई जाएगी और साल में सिर्फ सब्सिडाइज रेट पर सिर्फ 6 सिलेंडर दिए जाएंगे, तो उस पर जो विपक्ष था, जो अपोजिशन, जो बीजेपी है, बीजेपी ने इसका विरोध किया था। बीजेपी ने कहा था कि कम से कम आम लोगों को साल में 12 सिलेंडर दिए जाए। लेकिन आज बीजेपी की आपत्ति यह है, जब सरकार ने यह फैसला किया और अभी डिसीजन भी नहीं है, अभी ये सिर्फ जो मंत्री हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उनका सिर्फ यह बयान आया है कि अब 6 की बजाय 9 सिलेंडर दिए जाएंगे। तो इस बयान पर अब बीजेपी का कहना है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। जब गुजरात में चुनाव है, ऐसे मौके पर अगर कांग्रेस ये सरकार अगर ये डिसीजन लेती है, ऐसे फैसले सुनाती है, तो इसका कहीं ना कहीं वोटर पर प्रभाव पड़ेगा और इसको लेकर के बीजेपी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। और खुद इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयुक्त ने इस पर संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब तलब किया और सरकार को कहा कि इस तरह के बयानबाजी न करें और इस तरह के कोई डिसीजन न ले जब तक कि वहां चुनाव ना हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कल 13 है, कल पहले चरण का चुनाव है, वोटिंग होनी है और जैसा कि आपने बताया कि फिर 17 को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। तो ये वक्त, जो विपक्ष का आरोप है या विपक्ष की आपत्ति है कि ये सही टाइम नहीं है इस तरह के डिसीजन लेने का, इसलिए कि इससे वोटर को आप कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और वोटर को अपनी तरफ, अपनी पार्टी की तरफ, चुनाव में अपनी पार्टी की तरफ उसको लुभाने का। बिल्कुल रहमतुल्लाह जी, कुल मिलाकर जो स्थिति है वो बरकरार है कि क्या सस्ते सिलेंडर हम और आप इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या जो चुनाव है उसके ऐन पहले इस तरह का जो वादा पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने किया है, क्या वो सियासत से प्रेरित है? ये सवाल अब पूछा जा रहा है। चुनाव आयोग ने सवाल जरूर पूछ लिया है, लेकिन जनता क्या सोचे, जनता क्या इससे समझे कि सरकार पहले कोटा तय करती है, उसके बाद उस पर कांग्रेस शासित प्रदेश अपनी सब्सिडी को बढ़ा देते हैं और उसके बाद अब पेट्रोलियम मंत्री चुनाव से ऐन पहले, गुजरात में चुनाव होने उससे ऐन पहले वादा करते हैं कि हम 6 से 9 सिलेंडर देंगे आपको। अमरिंदर जी, आपका रुख जानना चाहेंगे, आपका नजरिया समझना चाहेंगे, ये सियासत का कौन सा स्तर है? देखिए, ऐसा है कि जब ये मुद्दा सामने आया था तो गुजरात में चुनाव हो रहे थे और उस समय मोदी ने इस मुद्दे को ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि यहाँ सिलेंडर 6 देने, 9 देने और 12 देने। अमरिंदर जी, आपसे इस पर जानेंगे आपका रुख भी। फिलहाल दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें दरअसल पूरा मामला क्या है। ये आप भी जानते हैं कि सबसे पहले सरकार ने सिलेंडर पर, सब्सिडी वाले सिलेंडरों का कोटा तय किया। ये तय हुआ कि आपको साल भर में 6 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे जिनके दाम कम होंगे, और अगर आप 7वां सिलेंडर खरीदते हैं तो उस पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, महंगा सिलेंडर आपको खरीदना पड़ेगा, दाम ज्यादा चुकाने होंगे। लेकिन दिल्ली वासियों को और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां इतनी राहत जरूर महसूस हुई कि प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर सब्सिडी दी 3 गैस सिलेंडरों पर और 6 के बजाय 9 मिलने लगे। अब गुजरात चुनाव से ऐन पहले पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली हवाला दे रही हैं अंतर्राष्ट्रीय संकेतों का, जो बाजार की स्थिति है उसका, और कह रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर की जो सब्सिडी है वो हम बढ़ा देंगे अगले साल से। साल का आखिरी महीना है तो बहुत ज्यादा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। जनवरी से आपको 6 से 9 सिलेंडर, 6 के बजाय 9 सिलेंडर मिल सकते हैं, इस तरह के संकेत दिए गए। लेकिन अब ये करार दे दिया गया है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। अमरिंदर जी, बात कर रहे थे हम कि ये सियासत का कौन सा स्तर है। क्या हमारे देश की सियासत इतनी बढ़ चुकी है, हर मुद्दे पर सियासत इतनी हावी हो चुकी है कि जनहित का कोई भी मुद्दा इससे दूर नहीं रह गया है, अलग नहीं रह गया है? असल में देखिए, जो कांग्रेस की सरकार है वो अपने आप को ये कहने में लगी हुई है कि हम जो है कठोर फैसले लेना चाहते हैं जी। और वो कठोर फैसले किसके लिए लेना चाहती है, किसके खिलाफ लेना चाहती है? जो वो कदम उठा रही है वो जनता के खिलाफ जा रहे हैं जी। और जैसे कि सबको पहले ये था कि सिलेंडर आपको जितनी ज़रूरत होती थी आप लेते थे, उस पर कोई रोक टोक नहीं थी, उसका पैसा देते थे सब्सिडाइज रेट पे। अब गवर्नमेंट ने किया क्या कि हम 6 सिलेंडर देंगे आपको। अब फिर जब ये स्थिति बनी कि हिमाचल चुनाव में भी उन्होंने ये संकेत दिए थे, तब 9 की बजाय 12 सिलेंडर की बात उठी और वो गवर्नमेंट की बजाय कंपनियों की ओर से आई कि कंपनियों ने प्रपोजल भेजा है कि हम उपभोक्ताओं को 12 सिलेंडर दे सकते हैं जी। अब हिमाचल का चुनाव खत्म हो गया, वो बात खत्म हो गई थी। अब गुजरात में कल वोटिंग होने वाली है और एक दिन पहले इस तरह की बात हो रही है कि नहीं साहब हम 9 सिलेंडर फिर दे सकते हैं। तो ये एक चुनावी गिमिक है और इससे ज्यादा अभी कुछ इस पर नहीं कहा जा सकता जी। रहमतुल्लाह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भले ही ये फैसला जो है वो लागू हो या ना हो, 6 के बजाय 9 सिलेंडर मिले या ना मिले, क्या आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस की सियासत जो काम करना चाहती थी, सियासत ने अपना काम पूरा कर दिया है? क्योंकि जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं ये मैसेज चला गया होगा
कि कांग्रेस हमें सिलेंडर देना चाहती थी लेकिन बीजेपी के विरोध की वजह से नहीं मिल रहा? नहीं नाज, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब देश की जनता इतनी उनको सीधी साधी भी नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें समझती है, वो इनकी सियासत को समझती है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर सरकार को यही डिसीजन लेना था तो 6 सिलेंडर पर क्यों किया गया कि सिर्फ 6 इतने कम नंबर क्यों निर्धारित किए गए? आखिर वो उसी वक्त ये डिसीजन ले सकती थी कि 9 या 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। ये तो कहीं ना कहीं इनकी भी कोई भी पार्टी अगर इस तरह की सियासत करती है तो आम जनता इतनी अब चालाक हो चुकी है, इतनी वो समझदार हो चुकी है कि वो इनकी इस तरह की जो गिमिक है या इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, अमरेंद्र जी ने ठीक कहा कि ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये गिमिक है इनका जो कांग्रेस का, और इस तरह की जो गिमिक है, इस तरह की जो पॉलिटिक्स है उसको आम जनता आप समझती है, और मुझे नहीं लगता कि इसका उस तरह का इनको फायदा होगा। अगर यही होता तो मैं आपको बता सकता हूं, बताऊं कि जिस जमाने में एनडीए की सरकार थी उस जमाने में फील गुड फैक्टर था, उस जमाने में इंडिया शाइनिंग था, तो क्यों नहीं आखिर इसका प्रभाव आम जनता पर पड़ा? ठीक चीज का रिजल्ट इसके विपरीत आया। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का जो ये गेम है, कांग्रेस की जो प्लानिंग है, इसका कुछ उसको बहुत फायदा मिलेगा गुजरात में। जी अमरेंद्र जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि जो फैसला अब वीरप्पा मोइली लेने वाले थे या फिर संकेत जिस फैसले के दिए गए थे, आखिर इस फैसले को अगर सियासत के ढंग से ही समझा जाए तो क्या फैसला लेने में देरी हो गई? अगर आप वोट बैंक को ही बटोरना चाहते थे तो हिमाचल चुनाव से पहले अगर आप फैसला करते तो शायद फायदा हिमाचल में भी मिल जाता, और अगर ये वोट बैंक की राजनीति से दूर है तो क्यों आप गुजरात चुनाव से पहले ही ये ऐलान कर रहे हैं? देखिए, वीरप्पा मोइली फैसला लेना चाहते थे, नहीं लेना चाहते थे, इस बारे में हम इतना कह सकते हैं कि वो देना नहीं चाहते सिलेंडर जी। उन्हें ये बात कहते, संकेत जब उन्होंने दिया कि 6 से 9 सिलेंडर हो सकते हैं, तो ये बात मालूम है कि ये चुनाव आयोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले जो है जो कैश सब्सिडी डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर करने की बात जब गवर्नमेंट ने की तो चुनाव आयोग ने उस पर वीटो लगाया और ये कहा कि जब तक हिमाचल और गुजरात के चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक आप इसको जो है लागू नहीं कर सकते, उसे आप जनवरी से लागू कर सकते हैं। तो वीरप्पा मोइली जानते थे कि वो अगर वो दावा कर भी दें तो भी जो है चुनाव आयोग इसको पास नहीं होने देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो जनता में एक मैसेज जरूर देना चाह रहे हैं, और हम इसको ये कांग्रेस का तीसरा वार कहेंगे। पहले उन्होंने कसाब को फांसी दी ताकि गुजरात के वोटरों को लुभाया जा सके, दूसरा उन्होंने कैश सब्सिडी का पासा फेंका ताकि वोटरों को लुभाया जा सके, और ये आखिरी पासा चुनाव से ठीक माने मतदान पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले उन्होंने फेंका है कि हम सिलेंडर बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, और यही सियासत के रंग हैं जो हर दिन हमें नजर आ रहे हैं। सियासत फिलहाल कांग्रेस की है लेकिन बीजेपी भी कहीं किसी तरह से कम नहीं है। रहमतुल्लाह जी, आपसे जानना चाहेंगे बीजेपी का ये विरोध, हालांकि बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि गुजरात में मोदी को हराना बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए, बावजूद इसके इस योजना पर जो विरोध बीजेपी ने अब जताया है, हालांकि कोई औपचारिक शिकायत बीजेपी की तरफ से नहीं गई है चुनाव आयोग के पास, लेकिन क्या इस विरोध पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं? क्या यह भी कहा जा सकता है कि जनहित के फायदे में, जनहित के किसी भी मुद्दे पर बीजेपी का विरोध एक परंपरा बन गई है, एक आदत सी बन गई है? नाज, बिल्कुल, अगर कोई विपक्ष में है तो उसका काम है सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार के जो डिसीजन है उनका कहीं ना कहीं बाय एंड लार्ज उसका विरोध करना, तो नेचुरली कि बीजेपी अपना वो धर्म पूरा कर रही है। मैं आपको बताऊं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इस तरह की घोषणाओं का अगर कोई फायदा होता तो आपको मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे और उस जमाने में 5 राज्यों में चुनाव थे, तो जो कांग्रेस के नेता हैं, सलमान खुर्शीद हैं या और भी वहाँ के श्री प्रकाश जायसवाल है, ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे वहाँ, और उसका उनको वहाँ फायदा नहीं मिला। आपको मालूम है कि अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात सलमान खुर्शीद ने मांग की थी। तो आम जो जनता है, जो पब्लिक है, जो वोटर्स है, उनको पता है कि ये चुनाव का वक्त आता है तो ये नेता जो है या फिर जो सत्ता में बैठे लोग हैं या जो विपक्ष में हैं, ये इस तरह की घोषणाएं करते हैं और लुभावने वादे करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। अगर ऐसा मतलब होता तो उत्तर प्रदेश चुनाव में जो इनकी घोषणाओं का इनको फायदा मिल गया होता। तो इस तरह की सब्सिडी जो आज सरकार इस तरह के डिसीजन ले रही है, सवाल यही पैदा होता है कि ये डिसीजन 3 महीने के बाद, ये 2 महीने के बाद इनको क्यों समझ में आती है? ये 6 सिलेंडर की जो बंदिश है, ये 9 या 12 पहले इसने शुरू में ही सरकार ने क्यों नहीं किया? तो मुझे नहीं लगता कि इसका फायदा सरकार को कुछ मिलेगा। ये बिल्कुल पॉलिटिक्स है, ये सियासत है। बिल्कुल, यही सियासत का मिजाज है कि वक्त रहते सरकार को आम आदमी की याद नहीं आती, जब उसे आम आदमी की जरूरत होती है तब उसे ख्याल आता है कि आम आदमी भी चूल्हा जलाता है, उस पर खाना पकाता है। अमरेंद्र जी, आपसे अब समझना चाहेंगे कि भले ही अगर इसे कुछ पल के लिए सियासत से दूर रखकर देख लिया जाए, ये समझ लिया जाए कि सरकार एक अच्छी शुरुआत करने जा रही थी, 6 की बजाय 9 सिलेंडर देने जा रही थी, तो क्या अब जो सियासत इस पर हुई है, चुनाव आयोग की तलवार लटकी है, क्या आपको लगता है कि गुजरात चुनाव के बाद ही सही, अगले साल ही सही, सस्ते सिलेंडर मिल पाएंगे? देखिए नाज, इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार जो है उसकी नीयत ही ठीक नहीं है जी।
एक तो ज़रूरत है कि भाई हर आदमी को जो गैस यूज करता है उतना गैस मिलनी चाहिए, उतने सिलेंडर मिलने चाहिए जितने से उसके परिवार का भोजन बन सके। लेकिन गवर्नमेंट उसको सब्सिडी के नाम पर कि सब्सिडी का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट दबाव में है, ये कह करके उसको कटौती कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट की नीयत ठीक होती, लोगों को लाभ पहुंचाने की नीयत होती, तो वो उसमें कटौती ही नहीं करती। बिल्कुल। लेकिन अब जब बात आ रही है कि 6 से 9 किया जाए, सवाल यह कि 6 से 9 किस लिए किया जाए और 9 से 12 क्यों न कर दिया जाए? एक महीने यहाँ पर मैं एक तरफ और आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूंगी। कांग्रेस शासित जो प्रदेश है, आप दिल्ली की ही बात कर लीजिए, यहाँ पर राज्य सरकार ने अपनी तरफ से तीन सिलेंडरों पर सब्सिडी दी है, यानी कि 9 सिलेंडर फिलहाल दिल्ली की जनता को मिल रहे हैं सब्सिडी वाले। तो क्या अगर वीरप्पा मोइली के ये संकेत अमल में आ जाते हैं तो 12 सिलेंडर मिलेंगे आम जनता को? देखिए, ऐसा है कि वीरप्पा मोइली या केंद्र शासित ये जो कांग्रेस वाले राज्य हैं वो कांग्रेस के बचाव में तर्क दे रहे हैं। सवाल यह है कि केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि लोग ठीक से रहें, जीवन यापन करें, उन्हें हेल्थ की सुविधाएं मिले। ये सिर्फ राज्यों की चिंता नहीं है, और राज्य भी अपना जो है बाकी चीज़ों रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे? वो अपने रेवेन्यू के लिए खुद ही परेशान होते हैं। और जो गैर कांग्रेसी राज्य हैं उनका लगातार आरोप रहता है कि हमको पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा, पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रही, जितनी वो मांग करते हैं उतना नहीं मिलता, को मिलती है जी। तो अगर किसी को ज्यादा मिल रहा है जी, आप दोनों से हम बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल हम दर्शकों का रुख करवाना चाहेंगे हमारी दूसरी बड़ी खबर पर। सिलेंडर कैसे खरीदें, ये फिलहाल बड़ी सिरदर्दी है, लेकिन अब आपको हम बताएंगे पवार के पावर गेम के बारे में। लेकिन कुछ वक्त पहले ही आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि पहले खाने पीने की चीजों के दाम जब आसमान पहुंचे थे तब भी पूरा देश इसी तरह परेशान था। तब के कृषि मंत्री शरद पवार भी परेशान थे अपनी फजीहत को लेकर। अब वक्त की नजाकत बदल चुकी है। पवार की पावर का अंदाजा एनडीए को होने लगा है। यही वजह है कि पवार को एक नया ऑफर मिला है। शिवसेना नेता मनोहर जोशी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को एनडीए में शामिल होने का न्योता देकर यूपीए की चिंता को बढ़ा दिया है। जोशी ने न सिर्फ पवार को एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया है, बल्कि एनडीए की ओर से पीएम पद का दावेदार बनाने की बात भी कही है। पुणे में शरद पवार के 72वें जन्मदिन के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान पवार की तारीफ में पुल बांधते जोशी ने पवार को एनडीए में शामिल होने का न्योता दे दिया। जोशी ने कहा, अगर शरद पवार एनडीए में शामिल हो जाएं तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को देश का अगला प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है शिवसेना। वो भी यूपीए नहीं, बल्कि शिवसेना एनडीए की तरफ से शरद पवार को पीएम बनाना चाहती है। मनोहर जोशी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया है। अब तक राहुल, मोदी और मुलायम के नाम पर ही पेच लड़ा रही पार्टियां अब पवार को लेकर भी गुड़ा भाग करने में जुट गई हैं। कांग्रेस के नजरिए से जहां पवार को जोशी का ये ऑफर यूपीए में फूट डालने की कोशिश लग रहा है, तो वहीं एनडीए भी इसमें अपना नफा नुकसान तलाशने में जुटी है। वहीं 72 साल के पवार के लिए भी ये ऑफर बुरा नहीं है, क्योंकि यूपीए की तरफ से भी पीएम पद के लिए उनकी उम्मीदवारी दिन में तारे गिनने जैसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो क्या मायने हैं इस ऑफर के, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। रहमतुल्लाह जी, क्या समझिएगा इसे? क्या इसे वक्त की नजाकत कहिएगा, या फिर पवार की पावर कहिएगा, या फिर पवार को जन्मदिन का तोहफा समझिएगा? नहीं, ये पॉलिटिक्स है नाज, ये पॉलिटिक्स है एंड डिवाइड एंड रूल है। यहाँ हर लोग कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स कर रहा है। अगर शिवसेना ने इस तरह का ऑफर दिया है तो अब सवाल है कि ये जिम्मेदारी बन रही थी शरद पवार की कि वो खुलकर कहते कि मैं एनडीए में नहीं जाऊंगा और इस तरह के किसी ऑफर का कोई माने नहीं है। लेकिन यहाँ हर लोग पॉलिटिक्स कर रहा है। नेचुरली कि अगर पॉलिटिशियन है तो और क्या करेंगे, वो कोई साइंटिस्ट तो है नहीं कि वो रिसर्च करेंगे। तो अगर वो पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ हर लोग, यहाँ शिवसेना पॉलिटिक्स कर रही है। शिवसेना चाह रही है कि कहीं ना कहीं अगर, और शिवसेना की नज़र दिल्ली से ज़्यादा महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना के साथ शरद पवार की पार्टी अगर एनसीपी मिल जाती है तो नेचुरल है कि वो महाराष्ट्र में सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। तो शिवसेना अपने उस भविष्य को देख रही है कि, और नेचुरल है कि उनके पास जैसे राज ठाकरे उनसे अलग हुए तो उनका कहीं ना कहीं जनाधार जो है ना पहले के कंपेरिजन में कम हुआ, तो वो ये ऐसा चाह रही है, इसलिए वो इस तरह के जो है ना ऑफर दे रही है।
शरद पवार को। बिल्कुल, अब सवाल अमरिंदर पैदा जी, होता है कि शरद पवार के साथ भी ये मजबूरी है कि वो भी चाहते हैं कि कांग्रेस पर एक प्रेशर माउंट करते हैं और कांग्रेस पे को दबाव में लाने के लिए इस तरह की चीजों में ये खुलकर सामने ना आते हैं और उसको कहीं ना कहीं ये डिनाई नहीं करते हैं या उसका जवाब नहीं देते हैं कि मैं एनडीए में कभी नहीं जाऊंगा या कहीं नहीं जाऊंगा, इस तरह के ऑफर का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं और यही पॉलिटिक्स यहाँ महाराष्ट्र में इस तरह की जो बयानबाजी है इसके पीछे सिर्फ यही पॉलिटिक्स है। जी अमरिंदर जी, आपसे समझना चाहेंगे क्या ये यूपीए की गणित को बिगाड़ने की एक कोशिश है या फिर कहीं ना कहीं एनडीए की पार्टी लाइन से अलग भी इसे करार दिया जा सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ मनोहर जोशी ने ऐसा कहा है? देखिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा महाराष्ट्र की तरफ चलना होगा। जी, महाराष्ट्र में हुआ क्या है अभी कि शिवसेना के बाल ठाकरे साहब की मृत्यु हुई है। एक अंदर खाने चर्चा ये हो रही है कि अब शिवसेना उतना मजबूत नहीं रह पाएगी जितना कि पहले थी। बिल्कुल। फिर वहाँ जो है कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस है और बीजेपी और शिवसेना का अलायंस है। जी। एक वर्ग में ये भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी वहाँ पर अपना अलायंस अब सीधे शिवसेना को छोड़ करके एनसीपी से करना चाह रही है। जी। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम मनोहर जोशी के बयान को देखें तो उनका सीधा ये कहना है कि भाई अगर पवार साहब ऐसा कुछ सोच रहे हो कि बीजेपी से जुड़े तो ऐसा मत करिए, क्योंकि हम आपको पीएम बनवा सकते हैं। जबकि बीजेपी में ऑलरेडी पीएम के कई उम्मीदवार हैं, वो आपको पीएम नहीं बनवाएगी। तो एक तो इसका ये मतलब निकलता है। दूसरा मतलब बीजेपी पर दबाव बढ़ाना भी है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, हम ही से खेल खेलोगे, तो तुम्हारा जो कैंडिडेट जो भी होगा हम उसे उसी तरह स्वीकार नहीं करेंगे जैसे कि जेडीयू तुम्हारा एलआई जो है स्वीकार नहीं कर रहा है मोदी को। तो ये दोनों ही एक तीर से दो निशाना जो है मनोहर ने जो है ये किया है। जी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि पवार की पावर कितनी है? क्या उनकी मनोदशा ऐसी है या वो खुद में इतने कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को पेश करेंगे, दावेदारी को पेश करेंगे, या फिर ये सिर्फ एक चर्चाएं हैं, सिर्फ एक सियासत का पहलू है? देखिए, ऐसा है इसमें कि इस देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए अब ये जरूरी नहीं रह गया है कि आपके पास कितनी पावर संख्या है, बल्कि ये जरूरी हो गया है कि आपके विरोधी न हो। आपने पीछे देखा होगा कि देवगौड़ा साहब जो है बन गए थे प्रधानमंत्री। इससे पहले आपने देखा कि चंद्रशेखर जी थे, वो बन गए थे प्रधानमंत्री। इंद्र कुमार गुजराल साहब जो है बन गए थे। तो ये नहीं था कि इनके पास संख्या बल ज्यादा था, बल्कि इसलिए ये बन गए थे कि इनका विरोध करने वाला कोई नहीं था। तो पवार साहब जानते हैं कि अपनी संख्या बल के बूते वो नहीं बन सकते, माने मुलायम सिंह नहीं बन सकते, लालू नहीं बन सकते, इसी तरह से शरद पवार भी नहीं बन सकते। लेकिन ये जरूर है कि अगर शरद पवार के नाम पर विरोध न हो तब वो जरूर बन सकते हैं, ये कहा जा सकता है। जी। रहमतुल्लाह जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है जिस वजह से ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जिसको जो समझ में आता है उसे प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करने लग जाता है। हम भूले नहीं है कि कृषि मंत्री के तौर पर कितनी फजीहत यहाँ शरद पवार को झेलनी पड़ी थी। क्या प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर देश की जनता शरद पवार को मानेगी? नहीं, यहाँ तो देश की जनता की किसी को फिक्र नहीं है। अगर कोई सियासत कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स में है, तो अमरिंदर जी ने ठीक ही कहा कि पीएम बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई नंबर की जरूरत नहीं है। जैसा कि इन्होंने कहा कि आईके गुजराल बन गए या वीपी सिंह के पास भी, या फिर जैसा कि इन्होंने बताया कि देवगौड़ा बन गए या फिर चंद्रशेखर बन गए। चंद्रशेखर सिर्फ 40 उनके पास एमपी थे और वो पीएम बन गए। तो किसी बड़ी पार्टी का सपोर्ट होता है, और जब खास करके तब ये स्थिति बनती है जब अगर दो बड़ी पार्टी अगर उनकी पोजीशन अगर अवाम में या जनता में अगर कमजोर होती है, तो नेचुरली कि इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह के जो बड़े टॉप लीडर होते हैं, उनको पीएम बनने का मौका मिल जाता है। और इसी तरह का फायदा कहीं ना कहीं ऐसे लीडर को मिल जाता है। शरद पवार के साथ ये मामला है, ये उनकी परेशानी है कि वो सेंटर में, नेशनल लेवल पर वो बहुत कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। उनके पास 8 या 9 एमपी है, 8 या 9 एमपी से उनके 3 मिनिस्टर हैं, उनके 3 एमपी मिनिस्टर बने हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र में कांग्रेस पर एक प्रेशर माउंट करने के लिए, और इनकी पोजीशन कांग्रेस में मजबूत कभी नहीं हो सकती, इसलिए कि एक जमाने में इन्होंने सोनिया गांधी का विरोध किया था कि विदेशी हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। तो नेचुरल के दिल से लोग एक दूसरे को नहीं, यहाँ जैसा कि आपने बताया कि पॉलिटिक्स ऑफ कंपल्सन, मजबूरी की राजनीति है, और उसी का फायदा ये सारे नेता उठाते हैं, और उसी में लोग एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मजबूरी में, चूंकि उनको अलायंस चलाना है, उनको एक गठबंधन की सरकार बनानी है, अपने बूते वो सरकार नहीं चला सकते, तो इसलिए उन्हें एनसीपी चाहिए, उन्हें मुलायम सिंह चाहिए, उन्हें मायावती। जब
जब दो अगर यूपी की बात करें, दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, तो दोनों कैसे एक जगह बैठे हुए हैं? आपने देखा अभी एफडीआई के मामले पर दोनों उनको कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही वो वजह है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ऑफ कंपल्सन है, और यही आज देश में आज ये पॉलिटिक्स ऑफ कंपल्सन है, उसी में चाहे वो इंडिया हो, यही तो सियासत है जिसकी जड़ें न सिर्फ गहरी हैं बल्कि चौड़ी भी हैं, फैल चुकी हैं, और कोई भी मुद्दा उससे अछूता नहीं है। अमरेंद्र जी, प्रधानमंत्री पद की हम बात कर रहे हैं, मोदी दावेदार हैं, राहुल गांधी को भी कांग्रेस ऊपर उठाने की कोशिश में है, लेकिन इस बीच जो शरद पवार का नाम सामने आया है वो साफ नजर आ रहा है कि दबाव की राजनीति भी जारी है। हो सकता है कि पवार कांग्रेस पर दबाव बनाना चाहते हो, शिवसेना बीजेपी पर दबाव बनाना चाहते हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि नतीजा क्या? संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, वक्त की जरा कमी। देखिए, ऐसा है, इसमें पवार साहब का अभी कोई रोल नहीं है। जो कुछ रोल है वो शिवसेना का है। पवार की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से ये सब नहीं कहा गया है कि वो उस दौड़ में शामिल हैं। कायदे से माना जाए तो वो उस दौड़ में शामिल भी नहीं है। एक तो उनका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता, दूसरे वो धीरे धीरे अपनी बेटी को इसीलिए आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और उनकी एनसीपी पार्टी में भी जो है उसी को लेकर के एक मचा हुआ है घमासान। बल्कि अभी जो अजीत पवार साहब को इस्तीफा देना पड़ा था, वो उसमें सारी चीज़ें देखी गई थी। असली खेल शिवसेना का है, जो अपनी गिरती हुई स्थिति को बचाए रखने के लिए उसने एक जुमला कहिए उछाल दिया है, और चारा भी फेंक, उससे एक टेस्ट भी हो सकता है। मान लीजिए कि एनडीए अगर नहीं आता है और पवार उसको बैलेंस कर सकते हैं, तो पवार के पास ये ऑप्शन खुला हुआ है कि चाहो तो भाई पीएम बन सकते हो। ये एक मतलब है उसका। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरेंद्र जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस नजरिए के लिए, और साथ ही रहमतुल्लाह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो घर के सिलेंडर से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ये सियासत हावी है। आगे क्या कुछ रंग होंगे इसके, ये हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तालीम, रोजगार,